जो म्यांमार के जो उपद्रवी होते हैं ना, खचड़ा लोग होते हैं, जिनको चाइना फंडिंग करता है, ISI फंडिंग करती है, वो क्या कर देते हैं, यहाँ के नागालैंड के लोगों को ये ड्रग्स की, हथियार की सप्लाई करते हैं। तो राज्य जो 1947 के पहले से भारत में अभी तक शांति से नहीं रह पाया है, भारत और नागालैंड के बीच इतना तनाव चलता रहता है, क्या वो भारत से अलग हो सकता है? आखिर इसके पीछे का इंटेंशन एक भी ये है, चाइना चाहता है कि हमारा पूरा ध्यान नागालैंड के यहाँ रहे, वो उपद्रवियों से वहाँ ऐसा करवाता है ताकि वहाँ टेंशन क्रिएट रहे। भारत का पूरा ध्यान नागालैंड पर है, वहाँ पर जो सेना पर जो तैनात जो आर्मीज होती हैं उनका ध्यान क्या रहे, नागालैंड पर रहे। और ऐसे वो दबाव बनाना चाहता है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, जिसे वो क्या कहता है, साउथ तिब्बत कहता है। तो चाइना होता है इसकी एक पॉलिसी जिसको 5 फिंगर पाम पॉलिसी कहते हैं, जो पूर्वोत्तर भारत के 5 राज्यों को चाइना का हिस्सा मानता है। वो क्या मानता है, हिस्सा मानता है। अपन को समझदारी की जरूरत है। हमें बांग्लादेश से भी हमारे संबंध खराब है। देखिए नेपाल में ज्यादा बढ़ता रहता है, म्यांमार से ठीक है, ये अच्छी बात नहीं होती। जियो पॉलिटिक्स में पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, भारत म्यांमार से शांति वार्ता कर। 14 अगस्त 1947 को इन्होंने भारत से पहले, भारत से अलग स्वतंत्रता, नागालैंड इंडिपेंडेंस डे मनाया था। उन्होंने साफ कहा था कि हम भारत के 15 अगस्त 1947 के दिन इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। सोचो, भारत पर कब्जा किए थे कौन, ब्रिटिशर्स। उन्होंने बांटा था ब्रिटिश प्रांत में, कमिश्नरी प्रांत में। सोचो, नागाओं को इतना उन्होंने डिस्टर्ब किया, तो नागा ये तक कहने लगे कि आप हमें ऐसे एरिया में भी इन्वॉल्व मत करो जहां आप राज कर रहे हो, हमें टोटल अलग करो, हमारे ऊपर रहो, लेकिन हमसे भूमिका भारत में मिलाए। जब भी किसी बाहरी चीज को भारत में मिलाना होगा, और अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्य में कोई परिवर्तन करना होगा, जब भी इन 2 आर्टिकल का यूज किया जाएगा, और खचड़ों को 368 से बाहर रखोगा, बाहर रखोगा। चाहे मान लो अपन मध्य प्रदेश वाले चाहे हमें नहीं खेलना इंडिया संग, हमें अलग रहना है, तो हम इससे अलग जाना है, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ भी कर लो, चाट मार के भगा देंगे, पकड़ा जाओगे, है ना, नहीं होगा। क्यों? भारत राज्य का यूनियन है। तो जो हमें वैसे अनुच्छेद 3 कहता है, अब अपन अनुच्छेद 2 के तहत किसी को मिला लिया, क्योंकि अपन को लगता है उसको चेंज करना है, उनको नाम बदलना है, उसकी सीमा बदलना है, उनके 2 टुकड़ा करना है, 2 टुकड़ा करना है, 4 टुकड़ा करना है, तो ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। क्या है, किसके पास है? ये संसद के पास है। यानी संसद के पास ये अधिकार है कि जो भारत के जितने राज्य हैं भारत में मिलाए। यदि भारत को किसी विदेशी राज्य को, विदेशी भूमि को भारत में मिलाना है, तो ये करने का अधिकार भारत में संसद के पास होता है। किसके पास होता है? जो म्यांमार के जो उपद्रवी होते हैं ना, खचड़ा लोग होते हैं, जिनको चाइना फंडिंग करता है, ISI फंडिंग करती है, वो क्या कर देती है, यहाँ के नागालैंड के लोगों को ये ड्रग्स की, हथियार की सप्लाई करते हैं। मान लो संसद ने कोई नियम पारित संसद में कर दिया है ना, तो वो नागालैंड में नहीं माना जाएगा जब तक कि नागालैंड की जो विधानसभा है, उस नागालैंड के पास ऐसा अधिकार या कोई भी प्रकार का कानूनी पत्र ही नहीं था, क्योंकि वो तो सेंट्रल प्रोविंस था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो भी राज्य इसमें आता था, सेंट्रल प्रोविंस में आता था, सेंट्रल प्रोविंस में आता था। रियासतें थी ना, जो जहाँ पर अंग्रेज संधि से रहते थे, रियासतों का विलय भारत में होना। जय हिंद। भारत के पूर्वी राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य जिसका नाम है नागालैंड, यहाँ आजादी के पहले से लेकर अभी तक सिर्फ एक मांग उठती है कि हम भारत का हिस्सा नहीं है, लेंगे। तो सुनिए, जो नागालैंड है ना, हमारे पूर्वोत्तर भारत का एक जनजातीय क्षेत्र है। जनजातीय क्षेत्र के अलावा ये जनजातीय राज्य भी है। बेसिकली भारत के जो पूर्वी राज्य में जो सभी राज्य हैं वो क्या है, एक जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जहां पर लगातार ऐसी हिंसा वगैरह होती रहती है। उनमें से एक राज्य है जो कि नागालैंड, जो फेमस है नागा हिल्स के लिए। क्या के लिए फेमस है? नागा हिल्स के लिए। इतिहास में आजादी के पहले से लेकर अभी तक वहां लगातार विरोध होता रहता है कि हम भारत का हिस्सा नहीं है, हम भारत से अलग होना है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आजादी के पहले क्या हुआ था, हम सब जानते हैं कि भारत पर सभी पर अंग्रेजों का कब्जा था। अंग्रेजों ने सभी चीजों को बांट दिया था रियासतों में या फिर ब्रिटिश प्रांत में। लेकिन जो नागालैंड था, यहाँ जो अंग्रेज थे वो डायरेक्ट राज नहीं करते थे, बल्कि इसको उन्होंने क्या में रखा था, एक्सक्लूडेड एरिया में रखा था। क्या रखा था? एक्सक्लूडेड एरिया में। ऐसा एरिया जहां वो क्या करते थे, डायरेक्ट शासन नहीं करते थे, बल्कि मिशनरीज भेजते थे या फिर वहां अपना अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त करते थे। वहां की जनता को भड़काते थे भारत के खिलाफ, भारत के खिलाफ भड़काते थे। उनकी चाल भी यही थी, और भारत के नेताओं को उन्होंने पूरी तरह से नागालैंड से दूर रखा था, जिसका कारण आज हम अभी भी भुगत रहे हैं कि नागालैंड से इतने संधि समझौता होने के बाद अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। अल्ट्रा लेवल पर हमारा क्या चलता था, भेदभाव चलता था, ऊंचा नीचा, गोरा नीरा, गिट्ठा लंफाड़िया, ये होता रहता था। इसलिए अंग्रेजों ने इस चाल को समझा। उन्होंने क्या कहा, भारत के पूरे नेताओं को रहो, इन्वॉल्व करते रहो, दिल्ली, पंजाब, बंगाल, बिहार, मद्रास, यहीं लगे रहो। नॉर्थ ईस्ट के एरिया को उन्होंने पूरा कवर कर दिया। वहां उन्होंने चाल चली। उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि सबसे ज्यादा भेदभाव इंडिया के लोग, आज हम भी उनको चाइनीज कहकर पुकारते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों। उन्होंने क्या कहा, नागालैंड में किसको भेजा, मिशनरीज को भेजा। किसको भेजा? मिशनरीज को भेजा, और अंग्रेज अधिकारियों को भेजा। उन्होंने क्या किया, वहां ज्यादा कमी थी भेदभाव की, लोग भेदभाव करते थे, छुआछूत में ज्यादा थे, ज्यादा डेवलप भी नहीं थे। तो ईसाई मिशनरीज और अधिकारी गए वहां, उन्होंने वहां अस्पताल खुलवाए, स्कूल खुलवाए, चर्च खुलवाए, भेदभाव बिल्कुल बंद करने दिया। आप अपन संगे बैठ के खा रहे हैं, गरीबों को पैसा दे दिया। इससे हुआ क्या, धीरे धीरे वहां के लोगों में ये आने लगा कि हम ईसाई हैं। ईसाई धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ, और उनको मन में ये भावना दे दी गई कि हम भारत का हिस्सा नहीं है, हम भारत से अलग होना चाहते हैं, हमें भारत में रहना नहीं है, हम भारतीय हैं ही नहीं, हम ईसाई हैं। ये ऐसा प्रचारित किया गया था। ये सब चाल थी किनकी? अंग्रेजों की चाल थी। अब हम देखेंगे वहां पर लोग क्या करते थे, हम ईसाई हैं, हम भारतीय नहीं है। नागालैंड में एक बहुत खूंखार प्रथा थी जो कि हंटर हेड के नाम से कहलाती थी। नागालैंड के लोग क्या करते थे, जो उनका दुश्मन होता था उनसे लड़ाई करके उनकी मुंडियां काट के ले आते और अपने गाँव
पाँव में ट्रैफिक रूप में लगाते गए, हाँ जामुंडा हमाऊ की है, मुड़ काट के आए हैं हम होते हैं, ऐसे रखते थे। अंग्रेज आए, मिशनरीज आए, क्योंकि उनको ईसाई धर्म का प्रचार करना था। उन्होंने क्या कहा, बेटा ये सब गंदी बात होती है, बैड मेहनत होती है, अब्बू जान मार जाएंगे, खा जाओगे, बिच्छू खा जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा ऐसा करके लॉलीपॉप खिला खिला के उन्हें पूरा कन्वर्ट कर दिया। धीरे धीरे उन्हें भारत के खिलाफ ऐसा जाहिर कर दिया गया। और बात है 1947 के पहले, जो नागाओं थे, कुछ नागाओं ने क्या कर दिया, नागालैंड के वैसे जो नेता वगैरह या लोग को नागास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागास, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी हिल्स भी है, उनको नागा हिल्स भी कहा जाता है। तो 1947 के पहले पहला विद्रोह किया गया था। सबसे पहले तो क्या बना गया, नागा क्लब की स्थापना करी गई थी। नागा क्लब की मांग पता है क्या थी? नागा क्लब की मांग थी कि हमें भारत में नहीं मिल रहा, हम भारत से अलग हैं, हम ब्रिटिश भारत में नहीं मिल रहे। सोचो, भारत पे कब्जा किए थे कौन? ब्रिटिशर्स। उनने बांटा था कम ब्रिटिश प्रांत में, कम कमिश्नरी प्रांत ने। सोचो, नागाओं को इतना उन्होंने डिस्टर्ब किया, तो नागा ये तक कहने लगे कि आप हमें ऐसे एरिया में भी इन्वॉल्व मत करो जहां आप राज कर रहे हो, हमें टोटल अलग करो, हमारे ऊपर रहो लेकिन हमसे टोटल राज करो। अभी तक अंग्रेजों की चाल बिल्कुल सफल रही। अंग्रेजों ने, खचरों ने क्या किया, वहां पर ईसाई कमिश्नरियों को भेजा और किसको भेजा? अंग्रेज अधिकारियों को। उनने वहां पर खूब लॉलीपॉप खिलाई, सबको सब कुछ किया कि बेटा स्कूल जाओ, ये करो, वो करो, झिंगा लाल हुआ मत करो। ऐसा ऐसा कर करके उन्होंने पूरी माइंड सेट ही चेंज कर दिया और लोगों को भड़का कर। पता है क्या किया? नागालैंड में एक ग्रुप बन गया 1918 में, जिसका नाम था नागा क्लब। जैसा कि अंग्रेज खचरों की जो चाल थी ना, कि वहां पर किनको? मिशनरियों को भेजना है, मिशनरियों को भेजना है, धर्म का प्रचार करने भेजना है, और दूसरा किसको भेजना है? उनको अंग्रेज अधिकारियों को। अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे? उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। जो ईसाई मिशनरी थी ना, उनको अपनापन की भावना दिखाते थे। जैसा कि हमने बताया, स्कूल कॉलेज वगैरह भेदभाव वगैरह उन्होंने सब बंद कर दिया, यहां तक कि उन्हें अपनी पर्सनल रिचुअल्स को भी उन्होंने बंद करवा दिया गया। इसके परिणाम चलते पता है क्या हुआ? चूंकि पहले से इसकी मांग चल रही थी, तो 1918 में नागालैंड में तरफ से पहली बार आधिकारिक रूप से एक मिशन बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया, जिसका नाम था नागा क्लब। नागा क्लब ने पहली बार कहा था कि हमें भारत का हिस्सा नहीं है, हमें भारत से अलग रखो। यहां तक कि उस टाइम पे तो अपन आजाद नहीं हुए थे, तो उन्होंने कहा था हमें ब्रिटिश भारत से भी अलग करो, कि आप हम पे कब्जा तो कर ही रहो, लेकिन आप हमें वो नाम तक ना दो जिस पर आप कब्जा करो। सोचो, इतनी नफरत किसने फैलाई थी? इन हरामखोर नीचट कपाला अंग्रेजों ने। ठीक है, इसी के चलते हुए 1946 में एनएनसी का गठन किया गया, जो कि नेशनल नागा काउंसिल कह रहा है। इन्होंने घोषणा करी थी कि हम भारत का हिस्सा नहीं है, हम भारत के नहीं हैं, हम ईसाई हैं, हमें भारत से अलग रखना है। ये सोचो, क्या उस टाइम के जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया था? तो इसका आंसर है हाँ, लिया था। एक्शन ये लिया था कि उनकी बात को अस्वीकार कर दिया था कि बेटा तुम जो कुछ कहना है कर लो, हम आपको अस्वीकार करते हैं आपकी बात को। उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कहा। सोचो, नेहरू जी ने तो उनसे शांति वार्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। और पटेल साहब ने तो कह दिया था ना 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 ना, हम इस चीज को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि अभी भारत देश आजाद नहीं हुआ है, ना ही आजाद हुआ है। आप भारत का अभिन्न हिस्सा और आप भारत से अलग नहीं हो सकते इन हरामखोरों खतरों की वजह से। ठीक है, ये देख लिया अपन ने। और अंततः क्या हुआ ना, 14 अगस्त 1947 को, सोचो भारत में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना आज़ादी दिवस मनाता है, जो कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत था, है ना। तो वैसे ही 14 अगस्त 1947 को पहली बार जो नागालैंड के खचड़ा लोग थे ना, बेचारे खचड़ा नहीं कहना चाहिए उनको, अंग्रेजों ने, है ना, खचड़ों को चाल चल के उनको भटका दिया था। 14 अगस्त 1947 को इन्होंने भारत से पहले, भारत से अलग स्वतंत्रता, नागालैंड इंडिपेंडेंस डे मनाया था। उन्होंने साफ कहा था कि हम भारत के 15 अगस्त के 1947 के दिन इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी ना, आखिर नागालैंड वालों की दम कैसे हो गई? नागालैंड में ऐसा क्या हो गया? भारत का विभाजन हुआ था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। इसमें दो चीजें थी। इसके तहत था जो ब्रिटिश प्रांत थे ना, ब्रिटिश प्रांत थे और रियासतें थी। ब्रिटिश प्रांत स्वतंत्र नहीं थे, ब्रिटिश प्रांत स्वतंत्र नहीं थे, उनको भारत में मिलना ही था। रियासतें थी ना, जो जहां पर अंग्रेज संधि से रहते थे, रियासतों का विलय भारत में होना था। और चूंकि ये नागालैंड क्या था, असम प्रांत में आता, असम सेंट्रल प्रांत में आता था, यानी क्या था, सेंट्रल प्रोविंस था। और सेंट्रल प्रोविंस तो जैसे भारत का विभाजन होना था, स्वतः भारत या पाकिस्तान में मिल जाना था। अब आपके मन में ये आ रहा था कि जब वो सेंट्रल प्रोविंस था तो पाकिस्तान में मिल जाता, भारत में ही क्यों मिलेगा? तो अब सुनो, आप देखो ना, नागालैंड की लोकेशन कहाँ है? भारत के सीधे माए, म्यांमार के ना होते हैं ना। पाकिस्तान कहाँ है? ना नदिया के ऊ साइड, सिंधु नदी साइड, इंडिया के सीधे ई टाइम पे। मान लो होता है पाकिस्तान है, इतना नागालैंड है, जे में मिल जाती, भारत वाले कचर के तसला फेंक फेंक के गिट्टी डाल डाल के खुचड़ा देते, दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज, ये स्वतंत्र भी तो हो सकते थे, हाँ हो सकते थे। कैसे स्वतंत्र रहते? दो चांटा मार के अपन कर लेते, है ना। भारत में एक ही ऑप्शन था, उनको भारत में मिलना ही था। कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। रियासतों को सीधी जिम्मेदारी अंग्रेजों ने कह दी थी, जी हो जहां जाने, अगर तुम्हें तय मिल लेते जाओ, पाकिस्तान में रहना होता जाओ, अलग रहना अलग रहो। जैसे हैदराबाद हर अलग रह रहे थे, है ना। जम्मू कश्मीर कह रहे थे हमें नहीं खेल रहे हैं, हमें से अलग रहने हैं। जूनागढ़ वाले कह रहे थे हमें अलग रहना है ना। लेकिन ये खचरा जो नागालैंड था, ये तो कह में था, ये तो सेंट्रल प्रोविंस था। नागालैंड के पास ऐसा अधिकारी या कोई भी प्रकार का
कानूनी पत्र ही नहीं था, क्योंकि वो तो सेंट्रल प्रोविंस था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो भी राज्य किस में आता था, सेंट्रल प्रोविंस में आता था, सेंट्रल प्रोविंस में आता था, उनका विलय स्वतः ही भारत में होना था। कहाँ होना था? स्वतः ही भारत में होना था। क्योंकि जो नागालैंड था ये सेंट्रल प्रोविंस में था। कहाँ था? सेंट्रल प्रोविंस था, इसलिए इसका जो विलय था ना भारत में अपने आप हो गया। यदि मान लो अगर जो रियासत होता ना, अगर जो रियासत होता ना नागालैंड, तो पता है इसके पास 3 ऑप्शन हो जाते, इसके पास 3 ऑप्शन हो जाते, 3 ऑप्शन। वो चाहता तो भारत में मिल जाता, वो चाहता तो पाकिस्तान में मिल जाता, वो चाहता तो स्वतंत्र रह लेता। लेकिन खुदकिस्मती उसकी देखो, वो खचड़ा काय में था, असम की सेंट्रल प्रोविंस में था। और सेंट्रल प्रोविंस पता है क्या था? 1947 में अधिनियम आया था ना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, उसमें साफ लिखा था कि जो सेंट्रल प्रोविंस है उनका स्वतः विलय भारत में होगा, यानी अपने यहाँ भारत में मिलाए जाएंगे या पाकिस्तान में मिलाए जाएंगे, जो जहां होगा। मान लो अगर रियासत होता तो देखो पाकिस्तान में जैसे मिल जाता तो फॉलो नहीं कर पाते, क्यों? उसकी भौगोलिक दूरी और पाकिस्तान से, पाकिस्तान इतना है, पाकिस्तान होता है, बताओ मम्मी इतने हैं, पापा होते हैं, दिक्कत हो जाती, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना। दूसरा, स्वतंत्र रह नहीं पाता, क्यों? ऊपर चाइना है, चाइना को चढ़ के फेंक दे तो, पर भारत को कब्जा करना पड़ता है, ये भी नहीं हो पाता है ना। अब सिंपल एक रीजन बचता है, उसके बाद उसको भारत में बनना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखेंगे आखिर नागालैंड के साथ भारत के ऐसे कौन कौन से समझौते हुए, क्योंकि ये लड़ाई आज तक समाप्त नहीं हुई है। वो अपनी विशिष्ट कल्चर, विशिष्ट पहचान, विशिष्ट न्याय के लिए हमेशा मांग करते रहते हैं। वो आज भी भारत में रहना नहीं चाहते हैं, वहां की जनता। सबसे पहले एक समझौता हुआ तो वो कहलाता है 9 पॉइंट एग्रीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? 9 पॉइंट एग्रीमेंट कहलाता है। इसको 9 पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 9 धाराएं थी, 9 नियम थे, जो कि 1947 में आओ तो क्या भारत सरकार ने कही थी तुम्हारी अलग संस्कृति हुई है, तुम्हारा अलग नियम दाव जो है, तुम्हारा अलग कानून दाव जो है, तुम्हारा हर चीज अलग अलग से स्पेशल दर्ज है। ठीक है, एक दिक्कत हो गई। अब नागाओं ने क्या करो, जो एनएलसी थे ना, नेशनल नागा काउंसिल थे, इन लोगों ने गलत फहमी पाल ली कि भारत अब हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है, अब हमें भारत अलग बनाने रहा है ना। लेकिन भारत सरकार ने कहा हम आपको अलग नहीं कर रहे, आपके लिए अलग से नियम बनाएंगे, आप रहो भारत में। तो इस वजह से जो काउंसिल्स वगैरह थी वहां पर, उनको फिर से दिमाग खराब हो गया कि आप हमारे साथ चीट किया, जबकि अपन ने चीट थोड़ी किया था, अपन ने तो एक समझौता करना चाहा था। ठीक है, सेकंड हुआ था 16 पॉइंट एग्रीमेंट, जो कि कब हुआ था? 1960 में हुआ। 16 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत पता है भारत सरकार ने उनके लिए स्पेशल आर्टिकल दिया था, उन 371 का ए में उनको जोड़ा गया था। मतलब क्या था? विशेष संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं नागालैंड के लिए। क्या दिए गए हैं? नागालैंड के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं कि आप अपना कल्चर की रक्षा खुद करना, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपका जो लोकल फॉरेस्ट एरिया है उसमें भी आपके नियम ज्यादा चलेंगे, आप जैसा करोगे हम वैसा करेंगे, बस आप भारत में रहो। ठीक है, और देखो भारत में जो भी नियम कानून बनते हैं पूरे देश के लिए लागू होते हैं, है ना। ये इतना बड़ा नियम है, हमारे संविधान में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यदि संसद एक नियम पारित कर दे तो पूरी यूनियन टेरिटरीज, राज्य जहां चाहे सब जगह लागू किए जाएंगे। लेकिन 371 का एक का जो आर्टिकल है ना, ये नागालैंड के लिए है, जिसके तहत यदि मान लो संसद ने कोई नियम पारित संसद में कर दिया है ना, तो वो नागालैंड में नहीं माना जाएगा जब तक कि नागालैंड की जो विधानसभा है उसको एक्सेप्ट न कर ले। मान लो इतने सारे बिल ले आए संसद में और नागालैंड की विधानसभा ने कहते नहीं खेलना है, नहीं चाहना है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 371 का वो हो गया। ठीक है, इसी नियम के तहत वो लोग थोड़ी उनको खुश हुआ, अच्छा लगा, इसी वजह से 1963 में नागालैंड को भारत को 16वां राज्य बना दिया। तो 2015 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था, जो कि मोदी जी ने कहा था। मोदी जी ने कहा था आपके लिए विशिष्ट पहचान की हम हमेशा करते रहेंगे, आपके लिए नए नए नियम बनाएंगे, आपकी सांस्कृतिक धरोहर का रक्षा करेंगे। यदि आप नागालैंड के भारत के नक्शे में यदि आप देखोगे ना कि जो नागालैंड कहाँ है, तब आपको समझ में आएगा। नागालैंड के बाजू में कहा है? म्यांमार है। नागालैंड के बाजू में क्या है? म्यांमार है, मणिपुर है, असम है। इसके जस्ट ऊपर क्या है? उसका चाइना है। क्या है? चाइना। जो खतरा जो म्यांमार है, देखो भारत की दुश्मनी ऑलरेडी कैसे है? म्यांमार से। भारत और म्यांमार के बीच पहले डिस्टर्बेंस चलता है, कैसे? ड्रग्स की वजह से। दुश्मनी ऑलरेडी कैसे है? म्यांमार से। भारत और म्यांमार के बीच पहले डिस्टर्बेंस चलता है, कैसे? ड्रग्स की वजह से। ड्रग्स की सप्लाई चलती है, अवैध हथियार की तस्करी बॉर्डर पे से चलती रही। पाकिस्तान के कराची और बलूचिस्तान में अफीम, ड्रग्स और हथियार कहां सप्लाई किए जाते हैं? चाइना के यूनान प्रांत में। किसके द्वारा? आईएसआई के द्वारा। किसके द्वारा किए जाते हैं? आईएसआई के द्वारा करवाए जाते हैं, जो कि डायरेक्ट एक ट्रेड होता है। एक ट्रेड वहां से भी होता है, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के यहां से। और दूसरा कहां से होता है? पाकिस्तान कराची बलूचिस्तान से चाइना के यूनान प्रांत तक क्या करता है? वो ड्रग्स की, अफीम की क्या करता है? सप्लाई करता है। जैसे ये सप्लाई वगैरह कहाँ आ जाती है? चाइना के यूनान में आ जाती है। ये गोल्डन ट्रायंगल पड़ता है, जिसके यहाँ देख सकते हैं आप म्यांमार और थाईलैंड होता है। ये जो चाइना होता है इनको कैप्चर कहाँ कर लेता है? गोल्डन ट्रायंगल में, और इसी रूट के तहत वो म्यांमार को ये सब चीजों की सप्लाई देता है। अब आपको दिमाग लगाया होगा आखिर ये पाकिस्तान से मंगाई हुई चीजें आप म्यांमार में चाइना ने क्यों भेज दी? अब सुनो इसका रीजन क्या है। देखो म्यांमार के बॉर्डर और भारत की बॉर्डर का जो बॉर्डर एरिया है ना, अत्यंत ज्यादा डेंस है, बहुत घना पहाड़ी एरिया है, बहुत ज्यादा जंगल है। जो म्यांमार के जो उपद्रवी होते हैं ना, खचड़ा लोग होते हैं, जिनको चाइना फंडिंग करता है, आईएसआई फंडिंग करती है, वो क्या कर देती हैं? यहाँ के नागालैंड के लोगों को ये ड्रग्स की, हथियार की सप्लाई करते हैं, जो रात में छुपे या दिन में छुप के जंगलों में इंडिया में प्रवेश करके नागालैंड में उपद्रव करवाते थे और छुप जाते थे।
ठीक है। आखिर इसके पीछे का इंटेंशन एक भी ये है, चाइना चाहता है कि हमारा पूरा ध्यान नागालैंड के यहाँ रहे, वो उपद्रवियों से वहाँ ऐसा करवाता है ताकि वहाँ टेंशन क्रिएट रहे। भारत का पूरा ध्यान नागालैंड पर रहे, वहाँ पर जो सेना पर जो तैनात जो आर्मीज होती हैं उनका सभी ध्यान क्या रहे, नागालैंड पर रहे। और ऐसे में वो दबाव बनाना चाहता है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, जिसे वो क्या कहता है, साउथ तिब्बत कहता है। तो चाइना होता है, इसकी एक पॉलिसी जिसको 5 फिंगर पाम पॉलिसी कहते हैं, जो पूर्वोत्तर भारत के 5 राज्यों को चाइना का हिस्सा मानता है। वो क्या मानता है, हिस्सा मानता है। अपन को समझदारी की जरूरत है। हमें बांग्लादेश से भी हमारे संबंध खराब है। देखिए नेपाल भी ज्यादा उड़ता रहता है, म्यांमार से भी, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं होती। जियो पॉलिटिक्स में पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। इसका सलूशन ये हो सकता है, भारत म्यांमार से शांति वार्ता कर, भारत म्यांमार की गवर्नमेंट से बात कर सकती है, शांति समझौता कर सकती है, और साथ ही जो नागालैंड के पीपल हैं उनके साथ हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ताकि वो इन फालतू चीजों में ना लगे, अफीम, ड्रग्स और हथियार में लगे। मैं भारत गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूं, आप थोड़ी भारत की ओर देख लीजिए। वहां चुनाव के माहौल में आप पहुंच जाते हैं मुंह उठा के, दाढ़ी उठा के, बाकी आप देखते नहीं है। सबसे ज्यादा टेंशन दक्षिण भारत में नहीं है, पूर्वी भारत में नहीं है, चाइना के पास नहीं है, सबसे ज्यादा टेंशन हमारे पूर्वोत्तर भारत में है। एक छोटी सी जगह है 30-40 किलोमीटर चौड़ी है, जो कि कहलाता है सिलगुड़ी कॉरिडोर कहलाता है। क्या कहलाता है, सिलगुड़ी कॉरिडोर कहलाता है, चिकन नेक कहलाता है। यदि कोई बम धार के उधर तोड़ दे, क्या कर लेता तुम, वो तो इंटरनेशनल बॉन्ड इतनी सारी लगती है, लेकिन किसी को ध्यान नहीं देना, ना इसकी चर्चा करती है। हमारे मीडिया को खतरापंथी को बाबाओं से टाइम नहीं मिलता है, अंग्रेजाचार्य ने जाकर परिवहन जाकर देखा, तुम कह दो। तो राज्य जो 1947 के पहले से भारत में अभी तक शांति से नहीं रह पाया है, भारत और नागालैंड के बीच इतना तनाव चलता रहता है, क्या वो भारत से अलग हो सकता है? क्या वो भारत से अलग हो सकता है? इसका आंसर है नहीं। ये भारत से कभी अलग नहीं हो सकता, चाहे कितना उपद्रव कर लें, कितना उल्टे ले जाए, कितना उल्टी गंगा में नोट लें, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको जानने के लिए पहले हम आगे देखेंगे, अगर संविधान के बारे में समझेंगे। देखो हमारा देश चलता कैसे है, नियम और कानून से। और नियम और कानून कहाँ लिखे होंगे, सिंपल सी बात है, कोई बुक में लिखे होंगे। उस बुक को नाम दे दिया संविधान। उस संविधान कहाँ को आया, भारत को, उस बुक को नाम रख दो भारतीय संविधान। कुछ नहीं होता, भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी की एक बुक है ना, जो नियम और कानून बहुत सारों में लिख के ऐसे भर के किताब भर दे, उसको कहा जाता है भारतीय संविधान। क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी वजह से तो अपन 26 जनवरी मनाते हैं। उतना थोड़ी रावण आए थे कि भगवान गए थे या कुछ हुआ था। 26 जनवरी को हमारे संविधान को पूरे भारत में लागू कर दिया गया कि यदि उसमें कह दिया गया है अनुच्छेद 1 के तहत काले लड़कों को कोई मार नहीं सकता, तो कोई नहीं मार सकता, कहीं भी नहीं मार सकता। लेकिन नागालैंड की सरकार चाहेगी यदि विधानसभा में पास कर दे, हाँ काले लड़के को मारना है, नहीं मारना तो ठीक है ना, सॉरी ये तो मजाक था, ठीक है। अब समझेंगे, जो संविधान होता है नियम और कानून की एक बुक होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, इसमें छोटे छोटे नियम लिखे गए हैं जिनको अनुच्छेद कहा जाता है। क्या कहा गया है, हमारे संविधान की बुक में छोटे छोटे नियम लिखे गए हैं जिनको अनुच्छेद कहा जाता है। और इन अनुच्छेदों की संख्या कितनी होती है, 395 होती है। अब देखो इतने सारे अनुच्छेद होंगे, तो जैसे अपन को अनुच्छेद निकालने, अनुच्छेद 46, तो पगलाए जाएगा कहाँ 46 हुई है। अब एक पेज में लिखो बहुत सारे नियम, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए क्या किया, इन अनुच्छेदों को डिवाइड किया गया है, इनको भागों में डिवाइड कर दिया गया है। काय में डिवाइड कर दिया है, भागों में। यानी अनुच्छेदों को भी काय में डिवाइड कर दिया गया है, भाग में। यानी किसी भाग में मान लो 22 भाग हैं, तो हर भाग में कुछ ना कुछ अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद को भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो भागों में तो बड़का बड़का चैप्टर होते हैं। अब मान लो इतनी किताब भर गई अनुच्छेद और भाग में। अब अपन कोई सड़ी सी चीज देखना है, छोटी सी चीज देखना है, बड़ी सी चीज देखना है, तो क्या करेंगे, तो संविधान वालों ने क्या किया, एक अनुसूची बना दी। आप जहां से ओवरऑल रिव्यू देख सकते हो, हाँ कौन कहां मिलेगा, क्या कैसा है, ऐसा देख सकते हैं अनुसूची, ठीक है। तो अनुच्छेदों की संख्या 395 होती है, भाग की संख्या 22 है, और क्या की अनुसूचियों की संख्या 12 है। देखिए ये सभी चीजें आज प्रेजेंट 2025 में बढ़ चुकी हैं, लेकिन हम मूल संविधान की बात कर रहे हैं, ठीक है। संविधान का भाग 1 कहता है, संविधान में 22 भाग है, संविधान के 22 भाग के अलग अलग नाम हैं, जैसे अपने 7 नाम होते हैं, वैसे भागों के भी कछु नाम है ना। हमारे संविधान का जो भाग 1 है, उस भाग का नाम है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। क्या है इसका, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। यहाँ संघ का मतलब होता है पूरा भारत, और राज्य क्षेत्र मतलब कौन राज्य कहाँ कैसा कैसा, ये सब इसके बारे में जानकारी दी गई है संघ एवं राज्य क्षेत्र में। अब देखिए, अब भाग है, हमने कहा था भाग के अंदर होते हैं अनुच्छेद। अब भाग 1 है ना, जो इसमें 1 से लेकर 4 अनुच्छेद, यानी 1 2 3 4 अनुच्छेद हैं। तो इसका जो पहला अनुच्छेद कहलाता है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। क्या कहा हमने, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। यहाँ भैया जमाल घोटा है, क्या है यहाँ पर, जमाल घोटा है। भारत की यहाँ लिखा है यूनियन। अब भैया यूनियन 2 होते हैं, यूनियन का मतलब होता है संघ, और कॉन्फेडरल का मतलब भी होता है संघ। भारत यूनियन वाला संघ है, इसका मतलब होता है भारत का राज्य किसी भी हालत में भारत से अलग नहीं हो सकता। क्या कहा हमने कि भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। इट मींस भारत का कोई राज्य यदि कल चाहे, मान लो अपन मध्य प्रदेश वाले चाहेंगे हाँ हमें नहीं खेलना है इंडिया संघ है, हमें अलग रहना है, तो हम इससे अलग हो जाना है, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ भी कर लो, चांटा मार के भगा देंगे, पगला जाओगे, है ना, नहीं होगा। क्यों, भारत राज्यों का यूनियन है। जो अमेरिका है ना, ये राज्यों का क्या है, फेडरेशन है। क्या है, फेडरेशन। वो भी संघ है, बट क्या है, वो फेडरेशन है। यानी यदि वहां का राज्य चाहे कि हमें नहीं रहना है तुम्हारे संघ है,
तो एक ट्रीटी तोड़ के अलग हो सकते हैं। भारत के राज्यों का अलग अलग झंडा है क्या, अलग अलग संविधान है क्या, बिल्कुल नहीं है। और अमेरिका में जितने राज्य हैं ना उसका सबका अलग झंडा है, सबके अलग प्रेसिडेंट है, सब है। अब क्यों जो अमेरिका उनमें सबसे शक्तिशाली होता है, क्या होता है, छोटा राज्य थोड़ी बहुत ताकत करके केंद्र में भर देते हैं, उसको फेडरेशन कहलाते हैं। इसी का थोड़ा सा छोटा रूप क्या कहलाता है अपना, कौन सा, परिसंघ कहलाता है। क्या कहलाता है, परिसंघ कहलाता है या फेडरेशन कहलाता है। ठीक, अनुच्छेद 1 में दूसरी चीज लिखी गई, राज्यों को पहली अनुसूची में कहा जाता है। जैसे कोई तुमसे पूछे तुम कहाँ के आओ, वो कहे हम मध्य प्रदेश के, कहे हम मध्य प्रदेश का गारंटी के तुम मध्य प्रदेश के आओ, या मध्य प्रदेश तुम आओ। पाकिस्तान का लाके कह रहे तुम मध्य प्रदेश आए, का प्रूफ है, तो कहियो चांटा मार के चांटा दियो, कहियो राज्य की अनुसूची देखो, पहली अनुसूची देखो, 12 अनुसूचियां थी ना, कौन कौन से राज्य हैं भारत में, कैसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, नीले पीले हरीरे कैसे हैं, ये सब दिया है अनुसूची 1 में। और अनुच्छेद 1 के जो तीसरा में दिया है, क्या दिया है, इसमें क्षेत्र की चर्चा की गई है। कितने क्षेत्र की चर्चा की गई है, 3 क्षेत्र की चर्चा। पहले की गई है राज्य की, दूसरी कही है केंद्र शासित प्रदेश की, और तीसरी क्या गई है, क्या कि अधिकृत या अर्जित क्षेत्र। देखो भैया, राज्य क्या होते हैं, बड़का राज्य होते हैं, वही तो राज्य कहलाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्या कहलाते हैं, अपनी जहां सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, केंद्र कहाँ है भारत में, दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश। ऐसे प्रदेश जितना दूर दराज रहते हैं उतने जरूरी नहीं समझाते, राष्ट्रीय महत्व के होते हैं कि उतने को राजा खचड़ापंथी मुख्यमंत्री पगला लगा उसको और कब्जे में आ जाए। जैसा अंडमान निकोबार हो गए है ना, उतने म्यांमार कब्जा कर ले, चाइना कब्जा कर ले, क्या कर ले अपन, दिक्कत हो जाएगी ना। एक खैर बाद में पढ़ेंगे अपन कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। बेजा चढ़ते जम्मू कश्मीर वाले न, उन्हें राज्य नहीं रहो, केंद्र शासित प्रदेश बना दो, पगलाए गए है ना। और तीसरा है क्या, अधिकृत है। संविधान वाले बहुत दिमागदार हैं कि अधिकृत का मतलब होता है कौन से जीते, कौन 12 के मिलाए, दूसरे मिलाए, कौन मिल गो। यदि ऐसी कोई क्षेत्र होता है तो वहां का हमें यहाँ पर कर दिया गया। अभी तक भारत ने किसी पर हमला नहीं किया, भारत जय माता में है, किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन याद रखना पीछे से परशुराम का फरसा रखे होता है, मुड़ काट के चटनी बांट देगा। जैसे कि अनुच्छेद ए, भारत राज्यों का यूनियन है, यानी भारत के कोई भी राज्य गिच्चे पिक पक्को करके कुछ भी नहीं कर सकते। जितना सैड स्टोरी डालना हो डाल दो, भारत वाले कभी कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भारत राज्यों का यूनियन है, ना कि फेडरेशन। अमेरिका खतरा है, वो तो छतरा करके अलग हो सकता है, भारत के छतरा नहीं हो, छतरापंथी भारत में नहीं हो सकती। अब दूसरा है हमारा अनुच्छेद 2, विदेशी भूमि का भारत में विलय। विदेशी भूमि का भारत में विलय, यदि भारत को लगता है को मिलाऊंगे है तो भारत मिला सकता है। यदि गलती से भारत पाकिस्तान बोल देना कि हमें भारत में मिलने हैं, तो भारत वाले के आओ वेलकम। जैसे भारत में मिल जाएगा वहां अनुच्छेद 1 लागू हो जाएगा, भारत राज्यों का संघ है, अलग नहीं हो सकता है। लेकिन देखो अनुच्छेद 2 क्या कहता है, विदेशी भूमि का भारत में विलय। यदि भारत को किसी विदेशी राज्य को विदेशी भूमि को भारत में मिलाना है तो ये करने का अधिकार भारत में संसद के पास होता है। किसके पास होता है, यदि किसी का नाम बदलना है, किसी की सीमा करना है, किसी के 2 पल्ला करना है, ऐसा बीच में हो काटना है तो आराम से कर सकता है। कौन कर सकता है, ये संसद कर सकती है, संसद की बात। लेकिन यहाँ एक दिक्कत फंस रही है, राष्ट्रपति जी से मंजूरी लेने पर है, कल पर है, मंजूरी बनने पर है। लेकिन यहाँ का बता कलेक्टिंग बनी है, क्या बनी है, कलेक्टिंग, यानी सिर्फ टाइम पास के लिए। मान लो हम यहाँ संसद के आदमी, हमने एक नियम निकाला कि पाकिस्तान और भारत में मिलाना है, पाकिस्तान की फुल दिक्कत है कि आप मिला सकते हो, है ना। तो अब देखो क्या होगा, हम संसद में एक नियम पारित होगा, उस नियम को भेजा जाएगा राष्ट्रपति जी के पास। कहां भेजा जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति क्या करें, हाँ ठीक है। अब राष्ट्रपति मना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन याद रखो 22 मंत्रिपरिषद के पास आ जाएगी या संसद में आ जाएगी। यदि संसद ने दोबारा भेज दिया तो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। क्यों, नियम है भाई, सिर्फ मंजूरी ले सकते हो, आप मना नहीं कर सकते खचड़े। वो समझ में आ गया। अंतिम निर्णय किनका है, संसद का ही होता है। समझ में आ गया। क्या ऐसा कभी हुआ है, जी हाँ। देखो सिक्किम था ना, भारत का पहले एक अलग राज्य था, है ना, वो अलग राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ बाद में उसको भारत में जोड़ा गया। अब भारत में जोड़ा होगा तो वही प्रोसेस आएगी, कौन जोड़ा होगा, संसद जोड़ी होगी। संसद ने उसको लेटर बना के कहां भेजेगा, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति ने पक्को किया हो गया, बिल्कुल नहीं किया हो गया। तो देखो जब एक नए राज्य को मिला देंगे तो कुछ चेंजेस तो करना पड़ेगा। नियम कानून लिखे ना सब जगह, तो नियम कानून में चेंज भी करना पड़ेगा, है ना। हमारे संविधान में चेंज करना संविधान संशोधन कहलाता है। क्या कहा था, संविधान संशोधन किया जाता है। तो 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, जिसमें सिक्किम को सह राज्य को स्टेट बनाओ। तो को स्टेट का मतलब होता है हम देख रहे हैं तनक, देख रहे हैं 5-6 साल तक तुम ठीक ठाक राज्य जैसे रह रहे हो, घरूबा खिल रहे हो कि नहीं कर रहे। यदि नहीं करो तो ऐसे ही रहो, बना नहीं करो। लेकिन वो धार्मिक आदमी निकला, जय माता में था। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया, जिसके तहत जो कौन था, जो सिक्किम था भारत का 22वां राज्य बन गया। समझ में आ गया। अनुच्छेद 1 में क्या था, भारत राज्यों का संघ है, यानी अलग नहीं हो सकता। नागालैंड वाले कितना भी कुछ कर ले, भले 1947 से लेकर आज भी लगे हैं। पाकिस्तान कितनी फंडिंग दे दी, चाइना कितनी फंडिंग दे दी, म्यांमार से अंधेरे में जंगला में कितना घुमाच के वहां उपद्रव करवा लें, ड्रग्स दारू सब पे बाद में, वो भारत से कभी अलग नहीं हो सकता। खचड़ों को भारत का संविधान पढ़ने की जरूरत है। पोस्टर चिपका देना, अनुच्छेद 1 का भारत राज्यों का संघ है, जय हिंद। यदि किसी का नाम बदलना है, किसी की सीमा करना है, किसी के 2 पल्ला करना है, ऐसा बीच में हो काटना है तो आराम से कर सकता है। कौन कर सकता है, ये संसद कर सकती है। इसकी प्रक्रिया कुछ नहीं है, जो संसद होती है ना, बढ़िया अच्छी मस्त राइटिंग में लिखकर भेजती है इनको, राष्ट्रपति जी को।
किसको भेजती है? राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी पढ़ते हैं, वो कहलाता है प्रस्ताव। संसद राष्ट्रपति जी को प्रस्ताव भेजती है और ये प्रस्ताव होता है ना, जिस राज्य में बदलना है, मान लो अपन को छत्तीसगढ़ को बदलना है, छत्तीसगढ़ का नाम अपन को क्या रख देना है? मुन्ना राज्य रखना है। उसका नाम क्या रखना है? मुन्ना राज्य रखना है। तो मुन्ना राज्य का जो प्रस्ताव होगा ना, जो राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ वाले की विधानसभा वगैरह भेज दें कि हाँ देख लो। वो क्यों भेजा? टाइम पास करने के लिए। अब वो कहेंगे हाँ मुन्ना राज्य नहीं रखने हमें, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होना है ना, सिर्फ सोच लो, सिर्फ मन में सोचने कहा जाता है कि बेटा तुम मन में सोच लो तो ठीक है, नहीं है अच्छा, चलनी तो हमारी ही है ना। वो वापस वहां से छुड़ा लिया जाएगा और संसद उसका नाम चेंज कर देगी। आज से हमारा नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम मुन्ना राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुन्ना राज्य हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 3 का यूज करके भारत में बहुत सारी चीजें बदली गई। जैसे देखो, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। दूसरा, उत्तर प्रदेश से हुआ था उत्तराखंड अलग 9 नवंबर 2000 को। बिहार से अलग हुआ था झारखंड 15 नवंबर 2000 को। 1950 में मैसूर नाम का जो राज्य था उसका नाम क्या रख दिया? कर्नाटक। क्योंकि नाम भी चेंज कर सकती है संसद, कर सकती है कि नहीं कर सकती है? वो फूफा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, मुंह फुला लेंगे। और 2014 में आंध्र प्रदेश का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? तेलंगाना कर दिया था। तेलंगाना अलग नहीं कर दिया, खचड़ो अलग ही कर दिया था, नाम थोड़ी बदला था, तेलंगाना अलग कर दिया था। समझ में आ गया? अनुच्छेद 1 कहता है भारत के अलग नहीं टूट सकते। अनुच्छेद 2 कहता है भारत को किसी और को मिला लो। तीसरा कहता है चेंज कर दो। ठीक है। अब हम समझेंगे क्या? अनुच्छेद 4 हमारे भाग 1 का अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। यानी जब भी अनुच्छेद 2, अनुच्छेद क्या कहता है? विदेशी भूमि का भारत में मिला है। जब भी किसी बाहरी चीज को भारत में मिलाना होगा। और अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्य में कोई परिवर्तन करना होगा। जब भी इन 2 आर्टिकल का यूज किया जाएगा, उन खचड़ों को 368 से बाहर रखोगा है। कहाँ रखोगा है? बाहर रखोगा है। यानी जब भी 2 और 3 को यूज करो जो है, कोई दिक्कत नहीं, ना राष्ट्रपति की दिक्कत है ना संबंधित राज्य की दिक्कत है। भैया अनुच्छेद 368 में जिस चीज को रख दो, जिस चीज में रख दो, तो वहां राष्ट्रपति की पावर बढ़ जाती है और उस चीज को चेंज करना थोड़ी टफ होता है, क्योंकि वहां विशेष बहुमत से पारित करवाना पड़ता है। हो सकता है आपके राज्य की मंजूरी भी माननी पड़ेगी, है ना। और जिस चीज को 368 के बाहर रख दिया गया, उसको आराम से फूल खिले गुलाब का जैसा आप आराम से कर सकते हो। समझ में आ गया? तो अनुच्छेद 2 और 3 को 368 के बाहर रखा गया है। हमेशा याद रखना, मान लो इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि अपन पाकिस्तान को भारत में मिला रहे हैं, इतने की संसद में गए, पारित करवाना था, आधी जनता आई नहीं है, कह रहे हाँ हमें नहीं करना है, पाकिस्तान अलग करे, है ना। इसी का ध्यान रखते हुए उन्हें इसको 368 के बाहर रखा गया है ना। साधारण बहुमत से पास करा सकते हैं। देखो, जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं हमें अलग देश बनाना, अलग देश बनाना, कोई ले ले, राज्य तक नहीं रहे, केंद्र शासित प्रदेश बन के रह गया। समझ आ गया आपको? ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।